India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से अवगत कराएंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. जस्टिस यशवंत वर्मा कैशकांड की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। 3 जजों की आंतरिक जज कमेटी ने माना है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर जस्टिस वर्मा का दुराचरण साबित हो रहा है। उन्हें पद से हटाने के आधार पर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। जांच कमेटी ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन चीफ जस्टिस को दे दी थी। अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि हालांकि 8 मई को ही चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। इस बात की चर्चा है कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि नकदी का ढेर लगभग 1.5 फीट ऊंचा था और 500 रुपए के नोट चारों ओर बिखरे थे। जांच समिति ने पाया कि उस कमरे तक केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों तक ही पहुंच थी। बाद में वह कमरा साफ कर दिया गया और वहां से सभी नोट गायब हो गए। स्टोर रूम में नकदी देखने वाले 10 चश्मदीद के बयान। अंकित सहवाग, फायर ऑफिसर डीएफएस, टॉर्च की रोशनी में उन्होंने स्टोर रूम में आधे जले हुए 500 रुपए के नोटों का ढेर देखा। पानी की वजह से नोट भीग चुके थे। प्रदीप कुमार, फायर ऑफिसर डीएफएस, स्टोर रूम में घुसते ही उनके पैर में कुछ लगा। झुककर देखा तो यह 500 रुपए के नोटों का ढेर था। उन्होंने बाहर खड़े सहयोगियों को जानकारी दी। मनोज महलावत, स्टेशन ऑफिसर डीएफएस, उन्होंने घटना स्थल की तस्वीरें ली। आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी। यही वो अधिकारी है जिनकी आवाज वीडियो में महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई कहते हुए सुनी गई। भंवर सिंह, ड्राइवर डीएफएस, 20 साल के फायर सर्विस करियर में पहली बार उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नकदी देखी। नजारा देखकर वे हैरान रह गए। प्रविंदर मलिक, फायर ऑफिसर डीएफएस, उन्होंने देखा कि प्लास्टिक बैग में भरी हुई नकदी आग में जल चुकी थी। लिकर कैबिनेट के कारण आग और भड़क गई थी। सुमन कुमार, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर डीएफएस, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को नकदी मिलने की सूचना दी, लेकिन उन्हें अब ऊपर से आदेश मिला कि बड़े लोग हैं, आगे कार्रवाई मत करो। राजेश कुमार, तुगलक रोड थाना, दिल्ली पुलिस, आग बुझने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी और वहां लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा। सुनील कुमार, इंचार्ज आईसीपी सीआर, टॉर्च से स्टोर रूम में झांककर उन्होंने जली अधजली नकदी देखी और 3 वीडियो बनाए। वायरल वीडियो में उन्हीं से एक नहीं था। रूपचंद, हेड कांस्टेबल, तुगलक रोड थाना, उन्होंने एसएचओ के निर्देश पर मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड की। उन्होंने देखा कि नोट स्टोर रूम के दरवाजे से लेकर पीछे की दीवार तक फैले हुए थे। उमेश मलिक, एसएचओ तुगलक रोड थाना, उन्होंने 1.5 फीट ऊंचे आधे जले हुए 500 रुपए के नोटों के ढेर को देखा। कुछ नोट गड्डियों में बंधे थे तो कुछ पानी में बिखर चुके थे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच समिति ने क्या कुछ कहा। जस्टिस वर्मा ने कभी भी पुलिस या उच्च न्यायिक अधिकारियों को नकदी मिलने की जानकारी नहीं दी। जज का दावा है कि उन्हें नकदी की जानकारी नहीं थी, अविश्वसनीय बताया गया। यह भी कहा गया कि अगर ये कोई साजिश थी तो उन्होंने अब तक कोई शिकायत क्यों नहीं की। समिति ने यह भी संकेत दिया कि जस्टिस वर्मा के निजी सचिव राजेंद्र सिंह कार्की और उनकी बेटी दिया वर्मा ने साक्ष्य मिटाने या सफाई में भूमिका निभाई हो सकती है। स्टोर रूम की पहुंच सिर्फ परिवार के पास थी, बाद में वहां से नकदी गायब हो गई। जांच पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इतने सारे स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी और घटना स्थल की तस्वीरें और वीडियो किसी भी तरह की साजिश की थ्योरी को खारिज करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या एडीजीपी की अपहरण मामले में गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने एडीजीपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह सुनिश्चित हुआ है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। यह निर्णय एडीजीपी और अन्य संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें निष्पक्ष जांच का अवसर मिलेगा। अब सीबीसीआईडी इस मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस मामले में आगे की कार्यवाही सीबीसीआईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ये उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी और न्याय सुनिश्चित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी सांप्रदायिक संघर्ष में शामिल होने मात्र से किसी व्यक्ति के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अपराधी के तौर पर उसकी आदतन गतिविधियों के सबूत आवश्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी एक आदतन अपराधी है। कोर्ट ने कहा कि किसी एक घटना में शामिल होने से किसी व्यक्ति को गैंगस्टर नहीं माना जा सकता। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए केवल एक घटना में शामिल होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आरोपी की आदतन अपराधी गतिविधियों के ठोस सबूत आवश्यक हैं। इस निर्णय के बाद यूपी एटीएस के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उनके अपराधी प्रवृत्ति के सबूतों की आवश्यकता होगी। यह निर्णय उन मामलों में महत्वपूर्ण होगा जहां आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं लेकिन उनके अपराधी होने के ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने से पहले आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूतों की आवश्यकता होगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि गैंगस्टर एक्ट कब लगाया जाता है और इसमें राहत के क्या प्रावधान हैं। गैंगस्टर एक्ट क्या होता है? द उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986, जिसे आमतौर पर गैंगस्टर एक्ट कहा जाता है, एक प्रिवेंटिव लॉ है जिसका इस्तेमाल क्रिमिनल गैंग्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग या लैंड ग्रैबिंग में शामिल होते हैं। जहां आम कानून क्राइम होने के बाद काम करता है, वहीं यह कानून पुलिस को पहले से ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति देता है जिन्हें पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा माना जाता है। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, 2 से 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट, कुछ मामलों में लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। साथ ही 50,000 तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार क्रिमिनल मीन्स से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को सीज या फ्रीज भी कर सकती है। हालांकि लाल मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ एक आइसोलेटेड क्राइम के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ऑनगोइंग क्रिमिनल एक्टिविटी का सबूत न हो। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से आरोपित किया गया है तो वह आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर एफआईआर या चार्जेस को चुनौती दे सकता है। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई भी ग्रुप फिल्म की रिलीज में समस्या पैदा करता है तो सरकार उसे सख्ती से निपटे। बता दें, जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की
कि हेट स्पीच देने वाले और आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट निर्देश दे। इससे पहले भी इस तरह के मामलों में आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने ये कहा, यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक बयान की वजह एक फिल्म को रिलीज होने से रोक दी जाए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन को शो करने से रोक दिया जाए या किसी को कविता ना पढ़ने दिया जाए। इस पर कर्नाटक सरकार ने कहा कि सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हम सुरक्षा देंगे। और याचिकाकर्ता ने जिन मामलों का उल्लेख किया है वे ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य ने CBFC प्रमाण पत्र के बावजूद प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने कहा कि फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने कहा कि अगर वे फिल्म रिलीज करते हैं तो हम उन्हें खुद सुरक्षा देंगे। वहीं KFCC के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि हमने माफी मांगने के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया, हमने बस बताया था कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस के पास गए थे या आप उनके दबाव में आ गए? कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो एक्शन ले। सिर्फ ये कह देने से कि प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, आप इस तरह से धमकी तो देने वालों के पीछे छिपे हुए हैं। भारत में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अंत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ ऐसा कहता है जिससे सभी आहत होते हैं और फिर तोड़फोड़ होती है। हम कहां जा रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो हम उन भावनाओं में बहते जाएंगे। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अगर फिल्म की रिलीज को बाधित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने ठग लाइफ फिल्म के प्रदर्शन पर अनौपचारिक प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक सरकार से कहा कि वह फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए रोकना सही नहीं है क्योंकि किसी की भावनाएं आहत हुई है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी तो वो कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। राज्य में कानून का शासन बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर फिल्म रिलीज होती है तो वो सिनेमाघरों और फिल्म से जुड़े लोगों की सुरक्षा करेगी। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में भरोसा दिलाया है, अगर प्रदेश में फिल्म को दिखाया जाता है तो सरकार सिनेमाघरों, कलाकारों, निर्देशक, निर्माताओं, प्रदर्शकों और दर्शकों समेत इससे जुड़े लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएगा। फिल्म को कर्नाटक में प्रदर्शन से रोका गया था क्योंकि कुछ समूहों ने कमल हासन की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजाद सिंह की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। SLP में उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनके 3 नाबालिग बच्चों की हेबियस कॉर्पस रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की थी। आजाद सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 3 नाबालिग बच्चे प्रतिवादी नंबर 8 प्रियदर्शनी तिरुपुर सिंह की अवैध हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने मामले की पहली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने ईमेल पते का उल्लेख याचिका में नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को 19 अगस्त को सूचीबद्ध करने में कोई गलती नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में उपयुक्त आवेदन दायर करने की सलाह दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से याचिका वापस लेने और हाई कोर्ट में फिर से जाने को कहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के पालन और याचिकाओं में आवश्यक विवरण शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल की रिसर्चर प्रीति सिंह। आज़ाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आर्टिकल 226
रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के तहत आया था और उसमें पिटिशनर आज़ाद सिंह ने अपने 3 माइनर बच्चों के लीगल कस्टडी के लिए कोर्ट से रिलीफ मांगी। उनका यह कहना था कि उनके 3 माइनर बच्चे रेस्पोंडेंट नंबर 8 के इलीगल कस्टडी में हैं। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के अंदर अगर कोई इलीगल कस्टडी में है, यानी लॉ की अथॉरिटी के बिना किसी की कस्टडी में है, तो कोर्ट के सामने उसे लाया जा सकता है और हमारे पिटिशनर आज़ाद सिंह की यही डिमांड थी। इसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि मोशन का नोटिस पास किया जाएगा और अगली सुनवाई 19 अगस्त 2025 को होगी। इसके बाद पिटिशनर स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू आज सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपकी पिटिशनर की ईमेल एड्रेस आपके फाइल में मेंशन नहीं है, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए उनसे कहा कि पेज 147 को रेफ़र करें। जिसके बाद जज ने पूछा कि वो कोर्ट से क्या चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट दोबारा जाएं और अपने पिटिशन को दोबारा वहाँ सही तरीके से सही एप्लीकेशन के अंदर फाइल करें और इस स्पेशल लीव पिटिशन को विड्रॉ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति सिंह, आपने हमें ये जानकारी दी। केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया कि पेट्रोल पंपों पर बने शौचालय हो आम जनता के उपयोग के लिए नहीं है। बता दें, न्यायमूर्ति CS डायस ने पेट्रोल पंप मालिकों और पेट्रोलियम व्यापारियों के एक संगठन द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। पेट्रोल पंप मालिक अपने ग्राहकों को शौचालय की सुविधा दे सकते हैं, लेकिन यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। सरकार पेट्रोल पंप मालिकों पर दबाव नहीं बना सकती कि वे अपने शौचालय आम जनता के लिए खोलें। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, जब इस कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला सुना सकता है। पेट्रोल पंप मालिकों ने कोर्ट को बताया कि ये शौचालय केवल उनके ग्राहकों के लिए हैं। ये शौचालय आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए हैं। वे नहीं चाहते कि हर कोई इनका मुफ्त में उपयोग करे। कोर्ट ने पेट्रोल पंप मालिकों की दलील से सहमति जताई और राज्य सरकार तथा तिरुवनंतपुरम नगर निगम को निर्देश दिया कि वे पेट्रोल पंप मालिकों को अपने शौचालय आम जनता के लिए खुला रखने के लिए मजबूर ना करें। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.